अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है, यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर
पूरी वेडिंग प्लान कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे, उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं। बहादुरगंज में रूपा की शादी होने वाली थी। रूपा की माँ और पिताजी बहुत डरे हुए थे। कल लड़के वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि आग के चारों तरफ ही फेरे डलवाएंगे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि हमारे गांव में शादी ब्याह में आग नहीं जलाई जाती? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। कल मैं रायगढ़ जा रहा हूँ, उधर से ही लड़के वालों के घर भी होकर आऊंगा। अगले दिन रूपा के पिता लड़के वालों के घर पहुँचते हैं। आइए सेठ दीनदयाल, आपकी पत्नी तो कल फोन पर बहुत अजीब बात बता रही थी, आग के चारों तरफ फेरे नहीं पड़ेंगे। अरे भाई साहब, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। जिस घर में भी शादी ब्याह में आग जलती है, चुड़ैल उस घर के लोगों को जला देती है। हम नहीं चाहते कि हमारा या हमारी बच्ची का जीवन खतरे में पड़े। अरे मैं भगत हूँ, बहुत भूतों को मजा चखा आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी लेता हूँ, ना तुम्हें कुछ होने दूंगा ना तुम्हारी लड़की को। दीनदयाल को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। दीनदयाल एक सुनसान सड़क से गुजर रहा है। अचानक से जलाने वाली चुड़ैल आग की मशाल लेकर उसके सामने आ जाती है। दीनदयाल भागता है। बचाओ बचाओ! चुड़ैल उसे जलाने के लिए उसके पीछे जाती है। दीनदयाल एक कुएं में कूद जाता है और रात भर बाहर नहीं निकलता। सुबह वो अपने घर पहुंचता है। अरे, रात भर कहाँ थे और ये भीगे हुए क्यों आ रहे हो? कल मैं बच गया, चुड़ैल तो मुझे जला ही दे रही थी। कुएं में रात भर पड़ा रहा हूँ, तब कहीं जाकर जान बची है। लड़के वाले ने क्या कहा? लड़के के पिता बहुत जिद्दी हैं, मान ही नहीं रहे। कुछ महीनों बाद रूपा की शादी वाला दिन आता है। अरे दीनदयाल जी, हम बारात लेकर आ गए, लेकिन आपके गांव में तो कोई रौनक नहीं दिख रही। भगत जी, ये सब उस चुड़ैल के ही कारण है, और लोगों को ये डर है कि अगर वे शादी में शामिल हुए तो चुड़ैल कहीं उनके पीछे न पड़ जाए। लगता है तुम्हारे गांव के लोग बहुत डरपोक हैं। तभी रूपा भागती हुई आती है। पिताजी, चुड़ैल माँ को खेतों में उठाकर ले गई। भगत और दीनदयाल तुरंत खेतों की तरफ भागते हैं। उन दोनों को काफी दूर पर चुड़ैल दिखाई देती है। वो रही। भगत और दीनदयाल जब तक चुड़ैल तक पहुंचे, तब तक चुड़ैल रूपा की माँ का चेहरा जला चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? दीनदयाल अपनी पत्नी को गांव के अस्पताल में भर्ती कर देता है। भगत जी, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। हार मत मानो संधि जी। क्या हार मत मानो? आप देख नहीं रहे हैं कि चुड़ैल ने मेरी पत्नी को जला दिया? ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है,
ये तुम्हारे पूरे गांव की समस्या है। आखिर कभी ना कभी तो इसे सुलझाना ही पड़ेगा। भगत दीनदयाल को लेकर घर पहुंचता है। पंडित जी, आग जलाओ और फेरे पड़वाओ। रूपा की शादी हो जाती है। रूपा सुबह 3 बजे बाथरूम में मुंह धोने जाती है। रूपा वॉश बेसिन में मुंह धो रही थी, तभी उसे शीशे में अपने पीछे मशाल लिए चुड़ैल दिखाई पड़ती है। बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रूपा बुरी तरह चिल्लाती है। दीनदयाल और भगत सो रहे थे। अचानक से चीख सुनकर वो उठ बैठते हैं। आवाज बाथरूम की तरफ से आ रही है। दोनों बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। भगत दरवाजा तोड़ देता है। चुड़ैल रूपा को जलाकर जा चुकी थी। भगत जी, मैंने कहा था ना आपसे। चिंता मत करो, अब मैं महापिशाच यज्ञ करूंगा। चुड़ैल यहाँ चलकर नहीं आई तो मेरा नाम भी भवानी प्रसाद भगत नहीं। भगत दीनदयाल के घर के आंगन में महापिशाच यज्ञ करने बैठ जाता है। चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां आती है। कौन है तू? क्यों जलाती है लोगों को? कुछ नहीं बताऊंगी कमीने। भगत आग में आहुति डालता है और चुड़ैल चीख पड़ती है। बताती हूँ 40 साल पहले की बात है। उस समय विधवाओं को समाज दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं देता था। मैं कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मुझे गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। वो भी मुझे प्यार करता था। हम दोनों मंदिर में शादी कर रहे थे। गांव वालों से ये देखा नहीं गया कि एक विधवा शादी करे। उन्होंने मुझे जलाकर मार दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जिन्होंने भी तुम्हें जलाया था उनमें से ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं होंगे। मैं और पूरा गांव तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन तुम इन निर्दोष औरतों को जलाना बंद करो। आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगत की बात सुनकर चुड़ैल पिघल जाती है। चुड़ैल दीनदयाल की पत्नी और बेटी दोनों के चेहरे दोबारा सही कर देती है। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं अपने गांव में और इस गांव में किसी औरत के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की पूरी आजादी मिलेगी। तब चुड़ैल गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दीनदयाल अपनी बेटी की खुशी खुशी भगत जी के साथ विदाई कर देता है।